संधि जो 1776 में संपन्न हुई थी, यह निश्चित किया गया कि कंपनी जो है राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, किंतु सालसेट व थाने पर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता बनी रहेगी। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुआ था। ठीक है। बम्बई की सरकार, अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर की संधि का विरोध किया। बम्बई की जो अंग्रेजी सरकार है उसने पुरंदर की संधि का विरोध किया। परिणामतः बम्बई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। ठीक है। 1779 में पश्चिमी घाट में स्थित ताल गांव की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजय झेलनी पड़ी थी। ठीक है। ये बम्बई की सरकार चूँकि पुरंदर की संधि से संतुष्ट नहीं थे तो उसने हमला कर दिया और बम्बई सरकार को पूना दरबार से बड़गांव की अपमानजनक संधि जो है करनी पड़ी थी। अंग्रेजों को बम्बई सरकार को पूना दरबार से बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो ये बड़गांव की संधि क्या थी? बड़गांव की संधि 1779 के तहत 1773 के बाद बम्बई सरकार द्वारा विजित सारे मराठे क्षेत्र जो है वो वापस करने पड़े। वारेन हेस्टिंग्स के लिए यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी, फलतः उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच सालबाई की संधि हुई। ठीक है। बड़गाम की संधि से संतुष्ट नहीं थे, जो अंग्रेजी सरकार थी वो संतुष्ट नहीं थे और सालबाई की संधि हुई। तो सालबाई की संधि क्या थी? 1782 में महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से संपन्न हुई। सालसेट व एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिया गया और कंपनी ने माधव नारायण राय को पेशवा के तौर पर मान्यता दी तथा पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसी समय से फडणवीस, इसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, एवं महादजी सिंधिया के मध्य प्रभावशीलता का द्वंद्व आरंभ हो गया। एक तरफ फडणवीस थे और दूसरी तरफ महादजी सिंधिया। ठीक है। एक तरफ फडणवीस थे और दूसरी तरफ महादजी सिंधिया थे। 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसके बाद बाजीराव द्वितीय 1795 से लेकर 1818 तक ये पेशवा था, एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया। ठीक है। इसने सिंधिया व होलकर को परस्पर लड़वा कर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की सोची। उधर सिंधिया व होलकर भी इसी प्रयास में थे कि पेशवा उनके प्रभाव में आ जाए। इसी संदर्भ में पेशवा ने 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। तो होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया की सम्मिलित सेना को हदपसर नामक स्थान पर 25 अक्टूबर 1802 को पराजित किया। तत्पश्चात पेशवा ने भागकर बसीन में शरण ली, जहां उसने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। ठीक है। होलकर ने हराया तो हदपसर नामक जगह पर, तो पेशवा भागकर बसीन में शरण ली। बसीन की संधि हुई अंग्रेजों के साथ, यह 1802 में हुई। तो पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी। इस संधि के तहत क्या हुआ कि पेशवा ने पुणे में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी के दोयाब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। मराठों के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिए। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, क्योंकि इस संधि के प्रावधान मराठा सरदारों को अपमानजनक लगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें ऐसा इसलिए हो रहा था कि आपसी जो एक होती है एकता, आप जितना भी शासन प्रशासन देखते होइएगा, सभी शासन प्रशासन में अगर आंतरिक कलह अगर नहीं हो रहा है तो ही शासन प्रशासन टिकता है। ठीक है। अगर आंतरिक कलह हो तो इस स्थिति में क्या होगा, जो संधि होगी वो भी विफल होती जाएंगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 के बीच हुआ, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। बसीन की संधि को कालांतर में मराठों द्वारा चुनौती दी गई। दौलत राव सिंधिया और रघु जी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। ठीक है। याद फिर से समझते हैं इसे कि जब बसीन की संधि हुई, कालांतर में मराठों द्वारा चुनौती दी गई।
दौलत राव सिंधिया और रघु जी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए। सितंबर 1803 को आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। आर्थर वेलेजली 1803 में। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुछ ही महीनों में अंग्रेजों ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में मराठों के कई क्षेत्रों को जीता। परिणामतः भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से दो संधि करनी पड़ी। एक सिंधिया को करना पड़ा, एक भोसले को करना पड़ा। तो एक थी देवगांव की संधि और दूसरी थी सुरजी अर्जन गांव की संधि। बाद में होलकरों ने भी राजपुर घाट की संधि जो है वो की 1805 में, कुछ 1806 भी बताते हैं। तो अंग्रेजों तथा मराठों के बीच जो हुई महत्वपूर्ण संधि थी उसे हम लोग देखते हैं। तो सूरत की संधि 1775 सबसे पहले हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में हुई। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, यह सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ भी राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई 1805 में। और सुरजी अर्जन गांव की संधि और देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में। इसके बाद तृतीय मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है और उसके अंतर्गत और संधियाँ हुई, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखिए कि नागपुर की संधि हुई 1816 में। 1816 में नागपुर की संधि हुई, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर उसके बाद ग्वालियर की संधि हुई सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 1817 में। पूना की संधि हुई 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि हुई 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे आंग्ल मराठा को समझा। और इसमें तीसरा आंग्ल मराठा, इसे हम लोग भी समझ लेते हैं कि आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का एक बड़ा कारण तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीतियों भी थी। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे मराठों की प्रभुत्व को चुनौती मिली। तो ये पिंडारी कौन थे? तो देखिए, पिंडारी जो थे वो मराठा सेना में अवैतनिक सेनापति के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। ये लूट मार करने वाले दलों के रूप में होते थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय ही हुई थी। ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट से प्राप्त रकम प्राप्त होता था और एक निश्चित हिस्सा होता था रकम का। पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग्स की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर हमले किए। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः दोनों के बीच पूना की संधि हुई। पूना की संधि और पेशवा का अंत। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पेशवा के साथ एक संधि की गई, जिसके अनुसार पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा के अतिरिक्त सिंधिया, भोसले आदि ने भी संधियों के माध्यम से अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। आगे है कि संधि के बाद पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया गया। याद रखें कि पेशवा का पद कब समाप्त किया गया? 1818 में। और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। पेशवा के सहायक त्रियंबक राव को आजीवन कारावास देकर बनारस के पास चुनार के दुर्ग में कैद कर दिया गया। नाम मात्र के छोटे से राज्य सतारा में छत्रपति शिवाजी के वंशज को राजा बनाया गया। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने पेशवा का अंत कर दिया। ठीक है। आंग्ल मराठा संघर्ष देखें कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष कब हुआ? 1775 से लेकर 1782 और वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। द्वितीय 1803 से लेकर 1805 में वेलेजली के समय, और तृतीय 1816 से लेकर 1819 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स और वेलेजली बीच में है।
इसे आप याद रखें। 1775 से लेकर 1782 प्रथम, 1700 माफ कीजिए 1803 से लेकर 1805 द्वितीय, और 1816 से लेकर 1819। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मराठों के अंत के बाद। अब देखते हैं कि आंग्ल सिख संघर्ष किस प्रकार हुआ। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अगले 10 वर्षों में ही उनका राज्य समाप्त हो गया था। सिख क्षेत्र पर अधिकार को लेकर अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जो युद्ध हुए उसे आंग्ल सिख युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। पंजाब के संदर्भ में ओसबोर्न का कहना था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब का विलय कर लेना चाहिए था। जब हम बड़े बड़े ऊँटों को निगल चुके थे तो इस मच्छर की बात ही क्या, ऐसा ओसबोर्न का कहना था। तो देखें कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ और भैरोवाल की संधि से यह संपन्न हुआ था 16 दिसंबर 1846 को। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख क्या था, सर ह्यूगअप था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुद्की, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु सबराओं की लड़ाई फरवरी 1846 जो है वो निर्णायक साबित हुई। ठीक है। इस युद्ध के पश्चात 8 मार्च 1846 में अंग्रेज़ों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिए। ठीक है। इस संधि के बदले अंग्रेज़ों ने दौलत सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार किया। लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। आगे चलकर 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार क्या हुआ कि राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्य करने हेतु नियुक्त की गई तथा राज्य के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1780 से लेकर 1839 तक इनका जीवन वृत्त है। तो रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह के मृत्यु के बाद 1792 में रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802, कुछ स्रोतों में 1805 भी है, भंगी मिसल से अमृतसर को छीना। रणजीत सिंह ने कुछ ही वर्षों में मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई तथा लाहौर में ही अदालत-ए-आला नामक न्यायालय की स्थापना की। रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, जिसमें घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति आलाड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंतूरा और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं अमेरिकी कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया। रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। कहा जाता है कि रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी, पहला स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज का था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उसका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन था। उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। रणजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की। जो आपने पढ़ा होगा कि सतलज जो नदी थी वो सीमा रेखा तय हुई, उसके जो पश्चिम का भाग था वो रंजीत सिंह के हिस्से में आता था और इधर जो था पूरब की तरफ वो अंग्रेज़ों के अधीन था। 25 अप्रैल 1809 को अपने भाई द्वारा अपदस्थ अब्दाली के पुत्र शाह शुजा की सहायता के कारण महाराजा रंजीत सिंह को वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी।
आगे बढ़ते हैं और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं 1848 से लेकर 1849 के बीच। मुल्तान के गवर्नर मूल राज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा की। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध। रामनगर का युद्ध हुआ 1848 में, नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध, तोप का युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेज़ों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। अब ब्रिटिश शासन का भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष, द स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियाज बॉर्डर रीजन। अन्य युद्ध तथा संधियाँ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे पहले नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश का सामरिक महत्व अत्यधिक था। मार्च 1816 में गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि की संपुष्टि हुई, जिसके तहत अंग्रेज़ों को गढ़वाल व कुमायूं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। नेपाल के सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंट तैनात की गई। ये तो नेपाल की बात हुई। अब बर्मा में आते हैं। बर्मा में क्या हुआ कि पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र बर्मा को 3 युद्धों व संधियों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर व असम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध किया। ये था 1824 में किया। अंततः 1826 में यांडबू की संधि की गई। 1852 में डलहौजी ने इमारती लकड़ियों व बर्मा के जंगलों पर आधिपत्य की इच्छा से युद्ध किया और लोअर बर्मा पेगू के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1885 में डफरिन के समय आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तत्पश्चात बर्मा का भारत में विलय कर लिया गया। देखिए 3 युद्ध कौन कौन थे। एक 1824 के समय हुआ एमहर्स्ट के समय, ठीक है। एक 1852 डलहौजी के समय में, ठीक है। और तीसरा जो हुआ वह 1885 में डफरिन के समय में। आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला युद्ध लड़ा गया, ठीक है। 1839 से 1842 तक। शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह वहाँ शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि में रणजीत सिंह भी शामिल हुए थे। जॉन किन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। 1840 में दोस्त मोहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा को शासक घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1842 से लेकर 1878 तक अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, ठीक है। 1878 से 80 में लीटन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ा। कुछ विजयों के उपरांत वहां ब्रिटिश रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई, किंतु अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरह से संधि हुई। और अंतिम हम लोग पढ़ते हैं सिंध अभियान 1843 में। तो एलन बरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पूरा किया कि भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियाँ उभरी और किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने सबको समाप्त करके संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। मिलते हैं अगले